हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है कि प्रत्येक डीएनए में या प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में डीएनए की रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाई जाती है जो उस व्यक्ति विशेष की खास पहचान को बताते हैं, या प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में पुनरावर्ती क्षारक अनुक्रम पाए जाते हैं जो उस व्यक्ति विशेष की आइडेंटिटी को बताते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? सर एलिक जॉन जेफरीज ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। और ये जो रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, इन्हें क्या कहते थे? हमने लास्ट क्लास में क्या कहा था? टेंडम रिपीट्स। तो अगर किसी टेक्निक के द्वारा मॉलिक्यूलर लेवल पर किसी व्यक्ति विशेष की पहचान करवाई जाती है, किसके थ्रू? इन रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के थ्रू, तो वह प्रोसेस क्या कहलाएगी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, तो क्या आंसर देना है कि वह टेक्निक जिसके द्वारा मॉलिक्यूलर लेवल पर पुनरावर्ती क्षारक अनुक्रमों का पता लगाया जाता है और उस व्यक्ति विशेष की पहचान की जाती है, तो उस टेक्निक को डीएनए फिंगर टेक्निक कहते हैं। अब देखो, जो सर एलिक जॉन जेफरीज थे ना, उन्होंने क्या किया कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस होती है या ये जो टेक्निक होती है, उसमें फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए प्रोब्स की चेन्स का यूज़ लिया या डीएनए प्रोब की श्रृंखलाओं का यूज़ लिया। ये जो डीएनए प्रोब की श्रृंखलाएं होती है, ये एक्चुअल में डीएनए के ही छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। ये डीएनए के ही छोटे छोटे क्षारक अनुक्रम होते हैं जो हमें पहले से ही ज्ञात होते हैं। तो ये जो डीएनए प्रोब होते हैं, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में क्या करते हैं कि ये जो अज्ञात डीएनए सेगमेंट्स होते हैं किसी व्यक्ति के, उनके साथ मैच करते हैं और अपने से मैच करती हुई सीक्वेंस से जाकर जुड़ जाते हैं और उसकी पहचान कर लेते हैं। इसी तरह हम पता लगा लेते हैं कि ये जो डीएनए है वो कौन से व्यक्ति का डीएनए है, और यही प्रोसेस क्या होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की प्रोसेस है, इसके हमने कौन कौन से चरण पढ़े थे या स्टेप्स पढ़े थे? फर्स्ट, प्रोकरिंग ऑफ डीएनए मीन्स डीएनए की प्राप्ति। सेकंड, कटिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ डीएनए। थर्ड स्टेप क्या थी? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फोर्थ स्टेप क्या था? ट्रांसफर ऑफ आइसोलेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स टू नायलॉन शीट्स या नाइट्रोसेल्युलोज शीट। फिफ्थ है डीएनए प्रॉबिंग एंड लास्ट में है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो
जो 3 स्टेप्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे उन्हें एक बार फिर से हम यहाँ पे कवर करते हैं। फर्स्ट है प्रोकरिंग ऑफ डीएनए। तो किसी भी व्यक्ति के डीएनए का पता लगाने के लिए या किसी भी व्यक्ति की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए उसके बायोलॉजिकल सैंपल्स हमें कलेक्ट करने होते हैं। ये बायोलॉजिकल सैंपल्स दांत हो सकते हैं, हड्डी हो सकती है, बाल हो सकते हैं, नाखून हो सकते हैं, सलाइवा हो सकता है, सीमन हो सकता है या ब्लड भी हो सकता है। ऐसे जैविक नमूने जिसमें डीएनए प्रेजेंट हो वो जैविक नमूने हम कलेक्ट करते हैं। सेकंड जो स्टेप होती है कटिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ डीएनए। तो इसमें क्या करते हैं कि जो जिस व्यक्ति का हमने बायोलॉजिकल सैंपल लिया है, जैविक नमूना लिया है, उस सैंपल में जो डीएनए उपस्थित होता है उस डीएनए को डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया जाता है जिससे कि वो छोटे बड़े असमान लंबाई के फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है या छोटे बड़े असमान लंबाई के खंड उसमें बन जाते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये डीएनए को विभिन्न रेस्ट्रिक्शन साइट से पहचान के काट देते हैं और काटने से कैसे फ्रेगमेंट्स या खंड बन रहे थे, छोटे बड़े असमान लेंथ के। तो ये जो छोटे बड़े असमान लेंथ के फ्रेगमेंट्स बनते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ट्रीटमेंट के बाद में, इन्हें बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि जो डीएनए सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित किया था या ट्रीट किया था, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करने के बाद में डीएनए सेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो ये जो आइसोलेशन ऑफ डीएनए है इस स्टेप में क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित करने के बाद में जो डिफरेंट लेंथ के डीएनए सेगमेंट्स प्राप्त हुए थे उन डीएनए सेगमेंट्स का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है। और जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं तो उस यूनिट में जो जेल यूज़ में लेते हैं वो एगारोस जेल काम में लेते हैं। तो उस जेल में डीएनए के उन छोटे बड़े सेगमेंट्स को रख दिया जाता है और हाई वोल्टेज की विद्युत धारा या हाई वोल्टेज करंट उसमें प्रवाहित करवाया जाता है जिससे एनोड की तरफ जो डीएनए के छोटे बड़े सेगमेंट्स होते हैं वो अपने मॉलिक्यूलर वेट और लेंथ के अकॉर्डिंग बैंड बना लेते हैं। तो जो बड़े डीएनए सेगमेंट्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो ऊपर की तरफ ही बैंड बना लेते हैं, और जबकि जो डीएनए सेगमेंट्स छोटे छोटे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो धारा के साथ बहुत दूर तक बहकर आ जाते हैं और बॉटम में छोटे छोटे बैंड्स बना लेते हैं। और इन बैंड्स की पहचान करके ही डीएनए ये किस व्यक्ति का डीएनए है उसकी पहचान हम आगे कर लेते हैं। ठीक है। ये कंप्लीट बात हुई आइसोलेशन ऑफ डीएनए तक। जो इस क्लास में हमें कवर करना है वो है ट्रांसफ़र ऑफ आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू नायलॉन शीट्स। जो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो आइसोलेटेड डीएनए प्राप्त किए थे, या मैं यूँ कहूँ कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो छोटे बड़े हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग किया था, छोटे अलग बड़े अलग, तो जो छोटे बड़े डीएनए फ्रेगमेंट्स हमने अलग किए थे उन आइसोलेटेड डीएनए को नायलॉन शीट पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं आगे की प्रोसेसिंग के लिए। तो देखो इस स्टेप में क्या करते हैं कि आइसोलेटेड डीएनए सेगमेंट्स को नायलॉन शीट पर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो देखो इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा प्राप्त आइसोलेटेड डीएनए सेगमेंट्स को नायलॉन शीट पे
ट्रांसफ़र किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है। तो इस स्टेप में क्या होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की इस स्टेप में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में प्राप्त आइसोलेटेड डीएनए सेगमेंट्स को नायलॉन शीट पे स्थानांतरित कर देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए जो जेल होती है जिसमें क्या है, आइसोलेटेड डीएनए सेगमेंट्स, तो ये जेल हमें कहाँ से मिली थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो जेल थी जिसमें डीएनए के छोटे बड़े बैंड्स थे, डीएनए के छोटे बड़े जो खंड होते हैं वो अरेंज थे। उस जेल को क्या करेंगे, तो ये तो पता चल गया कि इस प्रोसेस में क्या करेंगे, इस प्रोसेस में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा प्राप्त आइसोलेटेड डीएनए सेगमेंट्स को नायलॉन शीट पे स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन इसमें होगा क्या इस प्रोसेस में, कि ये तो ओवरऑल ये बात हो गई कि इसमें नायलॉन शीट पे ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो देखो। इसके लिए जेल को या आइसोलेटेड डीएनए सेगमेंट युक्त जेल को बफर सेचुरेटेड सोडियम सेलाइन सिट्रेट SSC, सोडियम सेलाइन सिट्रेट फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में डायरेक्ट ही फिल्टर पेपर पे या नायलॉन शीट पे या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज शीट पे इसको डायरेक्ट स्थानांतरित नहीं करते हैं। ये तो ओवरऑल कंक्लूजन है कि इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि इसमें आइसोलेटेड डीएनए सेगमेंट्स को नायलॉन शीट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसके लिए आइसोलेटेड सेगमेंट युक्त जेल को बफर सेचुरेटेड SSC जिसे कहते हैं सोडियम सेलाइन सिट्रेट फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फिर उसे नायलॉन शीट या नाइट्रोसेल्यूलोज शीट से ढक दिया जाता है और उसके ऊपर कई सारे नायलॉन शीट्स रख दिए जाते हैं, सूखे नायलॉन शीट्स। देखो क्या करना है इस प्रोसेस में, इसको मैं बना के बताती हूँ कि बफर सेचुरेटेड सोडियम सेलाइन सिट्रेट फिल्टर पेपर पर जेल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर या नायलॉन शीट से कवर कर दिया जाता है। अब देखो इस प्रोसेस में क्या करेंगे कि जो जेल होती है उस जेल को पहले किस पे ट्रांसफ़र करेंगे, बफर सेचुरेटेड सोडियम सेलाइन सिट्रेट फिल्टर पेपर पर उस जेल को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद में नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर या नायलॉन शीट से उसे ढक देते हैं। फिर उसके ऊपर कई सारे सूखे नायलॉन शीट्स रख देते हैं। फिर क्या होता है कि कैपिलरी प्रोसेस से ये जो बफर होता है, ये बफर क्या करेगा, जैसे कि ये यहाँ पे है SSC, ठीक है, जो बफर युक्त है। अब
इस पे क्या है, यहाँ पे डीएनए सेगमेंट्स और ये ऊपर नायलॉन शीट्स हैं, ये नायलॉन शीट्स हैं। अब देखो क्या होता है कि सबसे पहले बफर सैचुरेटेड एसएससी फिल्टर पेपर पर इस जेल को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसे नायलॉन शीट्स या नाइट्रोसेलुलोज पेपर से ढक दिया जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें कैपिलरी प्रोसेस होती है। केशिकात्व बल मैंने बताया था कि बहुत ही बारीक बालनुमा संरचनाएं जल संचरण के लिए बनती हैं सॉइल के अंदर, और उसमें ट्रैकिड्स और वेसल्स का योगदान होता है। उसी टाइप से इसमें क्या होता है कि कैपिलरी प्रोसेस होती है। जो बफर होता है वो नीचे से ऊपर की ओर स्थानांतरित होता है, कैपिलरी प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो इस कैपिलरी प्रोसेस के कारण बफर इस जेल से गुजरता हुआ नायलॉन शीट्स के ऊपरी सतह पर आकर इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जब हम इसको नायलॉन शीट से ढक देते हैं, सूखी नायलॉन शीट से, एसएससी को जब हम सूखी नायलॉन शीट से ढक देते हैं, उसके बाद में क्या होता है, इस बफर में कैपिलरी प्रोसेस होती है और ये बफर नीचे के तलों से ऊपर की ओर जाने लगता है। तो जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाने लगता है तो ये जेल से गुजरता हुआ इन नायलॉन शीट्स को पार कर जाता है और सबसे ऊपर वाली नायलॉन शीट पे जाके ये इकट्ठा हो जाता है। और इस बफर के साथ ही इसके अंदर उपस्थित जो डीएनए सेगमेंट्स होते हैं, वो डीएनए सेगमेंट्स भी इस बफर के साथ ही ऊपर जाकर नायलॉन शीट पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं और जम जाते हैं। जैसे जैसे कैपिलरी प्रोसेस होगी तो बफर नीचे के तलों से ऊपर के तलों में जाएगा। तो क्या होगा, जब नीचे की जेल थी तो उस जेल से वो नायलॉन शीट से गुजरा, तो उसके साथ ही जो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं उस एसएससी में जिनको हम ट्रांसफ़र किया था हमने, उस जेल में उपस्थित डीएनए के सेगमेंट्स भी उस बफर के साथ में नायलॉन शीट के ऊपर जाके इकट्ठे हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, इस प्रोसेस में सिर्फ इतना ही होता है कि नायलॉन शीट्स पे वो इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद में क्या होता है, उस नायलॉन शीट को वहाँ से पृथक कर लेते हैं, जिसपे हमें बफर युक्त डीएनए सेगमेंट्स प्राप्त हुए, या बफर के साथ जिन डीएनए सेगमेंट्स का ट्रांसफ़र हुआ नायलॉन शीट पे, उस नायलॉन शीट को हम प्राप्त कर लेते हैं, जिसपे हमें वो डीएनए के खंड प्राप्त हुए हैं। अब इस नायलॉन शीट को सुखाया जाता है और 80 डिग्री सेल्सियस पे उसको बहुत ही ज़्यादा गर्म करते हैं। गर्म करने से जो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं वो उस नायलॉन शीट पे परमानेंटली चिपक जाते हैं। तो देखो, कैपिलरी प्रोसेस हुई, बफर नीचे के तलों से ऊपर के तलों में गया, जेल से गुजरता हुआ नायलॉन शीट्स को पार की और जो सबसे ऊपर वाली नायलॉन शीट थी उस पर जाके ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन बफर के साथ ही जो डीएनए के सेगमेंट्स थे उस जेल में, वो डीएनए के सेगमेंट्स भी जाके उस नायलॉन शीट पे जाके चिपक गए, ऊपर ट्रांसफ़र हो गए। अब इस नायलॉन शीट को यहाँ से पृथक कर लिया जाता है और यहाँ से पृथक करने के बाद में इसे सुखाया जाता है। 80 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने से क्या होता है, जो डीएनए के जो खंड होते हैं, 80 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हमने टेम्परेचर लिया तो डीएनए का विकृतीकरण या डीनेचुरेशन हो सकता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर डीएनए का डीनेचुरेशन या विकृतीकरण हो सकता है, जिसके कारण उस डीएनए की पहचान असंभव हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस पे ही इस नायलॉन शीट को गर्म करते हैं, जिसपे डीएनए के खंड प्राप्त हुए। तो गर्म करने से क्या होता है, वो जो डीएनए के खंड उस नायलॉन शीट पे प्राप्त हुए थे वो परमानेंटली या स्थायी रूप से उस पर चिपक जाते हैं। ये प्रोसेस में या इस स्टेप 4 में इतना ही होता है। फिर आती है स्टेप 5। स्टेप 5 मैंने क्या बताई थी, डीएनए प्रोबिंग।
तो डीएनए प्रोबिंग में डीएनए की प्रोब या डीएनए प्रोब इसको उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो डीएनए सेगमेंट्स युक्त नायलॉन शीट को क्या करेंगे, अब ऐसे विलयन में रखेंगे जिनमें डीएनए प्रोब होंगे। तो हमें नायलॉन शीट प्राप्त हो गई। वो नायलॉन शीट कैसी थी, डीएनए खंडों युक्त या डीएनए सेगमेंट्स युक्त हमें नायलॉन शीट प्राप्त हो गई थी, जिसे हमने कैसे प्राप्त किया था, वो कंप्लीट प्रोसेस मैंने स्टेप 4 तक बता दी थी। स्टेप 5 में इसकी प्रोबिंग करवाई जाती है। जो नायलॉन शीट प्राप्त हुई और उस नायलॉन शीट पे जो डीएनए के सेगमेंट्स प्राप्त हुए, उन डीएनए सेगमेंट्स की अब प्रोबिंग की प्रोसेस करवाई जाएगी। इसमें क्या करते हैं कि जो नायलॉन शीट होती है या डीएनए सेगमेंट्स युक्त नायलॉन शीट को रेडियो एक्टिव या रेडियो लेबल्ड डीएनए व आरएनए प्रोब युक्त सॉल्यूशन में रखा जाता है। मीन्स सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो नायलॉन शीट हमें प्राप्त हुई थी जिसमें डीएनए सेगमेंट्स थे, उन नायलॉन शीट्स को अब किस में रखेंगे, रेडियो एक्टिव चिन्हित डीएनए या आरएनए प्रोब युक्त विलयन में। वो प्रोब यहाँ डीएनए के भी हो सकते हैं, वो प्रोब यहाँ आरएनए के भी हो सकते हैं। ये वो प्रोब होते हैं जिनकी हमें सीक्वेंस पहले से ही पता होती है या इनकी जो सीक्वेंस होती है हम पहले से ज्ञात होती है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो रेडियो लेबल्ड डीएनए या आरएनए प्रोब होते हैं उस विलयन में उस फिल्टर पेपर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो रेडियो लेबल्ड को मैं यहाँ RL आरएनए या डीएनए सॉल्यूशन नाम दे रही हूँ, ठीक है, रेडियो चिन्हित, ठीक है, रेडियो लेबल्ड आरएनए या डीएनए प्रोब सॉल्यूशन। तो ये जो नायलॉन शीट हमें प्राप्त हुई थी, उस नायलॉन शीट को रेडियो लेबल्ड आरएनए या डीएनए प्रोब युक्त विलयन में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तब क्या होता है कि ये जो आरएनए प्रोब होते हैं वो नायलॉन शीट पे अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से जाकर जुड़ जाते हैं। क्या करेंगे, जब हम रेडियो लेबल्ड आरएनए या डीएनए प्रोब के सॉल्यूशन में इस नायलॉन शीट को रखते हैं, तब ये डीएनए या आरएनए प्रोब क्या करते हैं, ये नायलॉन शीट पे जाते हैं और नायलॉन शीट पे उपस्थित डीएनए के या डीएनए सेगमेंट से अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देखकर जुड़ जाते हैं, अपनी पूरक अनुक्रम से जाकर जुड़ जाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था डीएनए प्रोब की सीक्वेंस हमें पहले से ही ज्ञात होती है। अज्ञात विलयन कौन सा है, अज्ञात डीएनए सेगमेंट्स कौन से होंगे, जिन्हें हमने प्राप्त किया था बायोलॉजिकल सैंपल से। जिन अज्ञात नमूनों को हमने प्राप्त किया था या जो अज्ञात सैंपल्स होते हैं, उन अज्ञात सैंपल्स की ही हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवानी है, तो उन्हें हमने किस पे प्राप्त किया था, नायलॉन शीट पे। तो जो नायलॉन शीट पे अज्ञात डीएनए प्रोब्स नायलॉन शीट पे जो अज्ञात डीएनए सेगमेंट्स होते हैं उसे डीएनए या आरएनए प्रोब युक्त सॉल्यूशन में रखा जाता है, जो प्रोब हमें पहले से ज्ञात होते हैं। अब क्या होता है
ये जो नायलॉन शीट पे अज्ञात बैंड थे, डीएनए के अज्ञात बैंड थे, वहाँ पर ये डीएनए या आरएनए प्रोब अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से मैच कर कर जुड़ जाते हैं। मीन्स ए टी के साथ जुड़ जाएगा और जी सी के साथ जुड़ जाएगा, और इस तरह ये छोटे छोटे डीएनए का खंड या डीएनए के खंड बना लेते हैं। ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है वो एक्सरे के निकट होती है, ताकि ये जो मैंने कहा था रेडियो लेबल्ड मीन्स ये एक्सरे के, जब इन्हें एक्सरे ट्रीटमेंट देते हैं तब ये जुड़े हुए जो खंड होते हैं वो अलग से ही रंगीन चमकीले रूप में दिखाई देते हैं कि यहाँ पे नया डीएनए सेगमेंट आके जुड़ा है। इसलिए यहाँ पे रेडियो लेबल्ड प्रोब यूज़ लेते हैं। रेडियो लेबल्ड प्रोब क्यों यूज़ लेंगे? ताकि हमें पता लगे कि कौन सा प्रोब कौन सी अज्ञात सीक्वेंस से जाके जुड़ा है, इसलिए रेडियो लेबल्ड प्रोब का यूज़ लिया जाता है। अब रेडियो लेबल्ड हम प्रोब यूज़ ले रहे हैं तो इसको एक्सरे रेज या एक्स रेज के पास में रखेंगे, ताकि हमें वो बैंड से चमकीले रूप में दिखते रहे कि यहाँ पे अज्ञात सीक्वेंस से ज्ञात सीक्वेंस अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से मैच करती हुई जुड़ जाती है। तो नायलॉन शीट पे जो अज्ञात डीएनए सेगमेंट्स थे उनसे ये डीएनए प्रोब्स जाके अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के अनुसार मैच करेंगे और जुड़ जाएंगे। ए टी के साथ, जी सी के साथ, ऐसे ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लेंगे और डीएनए के छोटे छोटे बैंड प्राप्त हो जाते हैं। अब इन्हें आगे मैच कर लिया जाता है और उस व्यक्ति विशेष की पहचान कर ली जाती है। ठीक है, अब देखो लास्ट स्टेप है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में डिफरेंट टाइप्स के प्रोब्स काम में लेते हैं। ये जो प्रोब्स होते हैं वो बार कोड के समान होते हैं। आपने कभी देखा हो, बार कोड देखा होगा कि हम किसी लाइब्रेरी से अगर कोई बुक इशू करवा रहे हैं या आधार कार्ड पे हम बार कोड्स देखते हैं, स्ट्रिप्स होती है ब्लैक कलर की, उनमें कोड्स छुपे हुए होते हैं। तो जब हम उन्हें स्कैन करते हैं तो स्कैन करने से अपनी पूरी डिटेल्स आ जाती है। उसी टाइप से ये जो डीएनए प्रोब हम यूज़ लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, इनके जो कोड्स होते हैं वो हमें पहले से ही पता होते हैं। या यहाँ पे कोड्स क्या होंगी, जो बेस पेयर्स की सीक्वेंस होगी वही बेस पेयर की सीक्वेंस यहाँ पे कोड की जैसे होगी। तो इन कोड्स का हमें पहले से पता होता है। तो ये जब किसी अज्ञात डीएनए सेगमेंट से जुड़ेंगे अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के अनुसार, तो हमें उसके विपरीत कौन से डीएनए की कौन सी सीक्वेंस जुड़ रही है या हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डिफरेंट टाइप्स के प्रोब्स यूज़ में लेते हैं। ये प्रोब्स बार कोड के समान काम में आते हैं। इस तरह किसी व्यक्ति विशेष की पहचान कर ली जाती है किसी अज्ञात सैंपल से या अननोन बायोलॉजिकल सैंपल से हम उस व्यक्ति विशेष की पहचान कर लेते हैं। अब देखो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो फर्स्ट एप्लीकेशन फॉरेंसिक मेडिसिन्स में इसका यूज़ होता है। फॉरेंसिक मेडिसिन्स बनाने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ होता है। क्रॉप स्पीसीज के पेटेंट में इसका यूज़ होता है। मीन्स कोई प्रयोगशाला है या लेबोरेटरी है, उसमें हमने कोई हाइब्रिड बना लिया या कोई ऐसी स्पीसीज बना ली जो पहले नहीं थी और हमने बना ली, तो उस स्पीसीज पे कोई अपना हक नहीं जताए कि ये स्पीसीज हमने बनाई है, तो उसकी सीक्वेंस को ज्ञात करके उस सीक्वेंस को पेटेंट कर लिया जाता है कि इस सीक्वेंस की
जो क्रॉप स्पीसीज है वो इस इंस्टीट्यूशन ने या इस लेबोरेटरी ने पेटेंट करवा ली है, तो जब कोई दूसरा उस पर अधिकार जमाता है तो वो उस पर अधिकार उसका नहीं रहता है। जो पहले जिसने पेटेंट करवाया है उस सीक्वेंस का, वही उसी का उस पर मौलिक अधिकार होता है। तो देखो, एक तो फोरेंसिक मेडिसिन बनाने में इसका यूज़ होता है, दूसरा जो फसल की जातियाँ होती है या क्रॉप स्पीसीज होती है उनका पेटेंट करवाने में इसका यूज़ होता है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट में इसका यूज़ होता है। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट में इसका उपयोग होता है। अपराधी की पहचान में इसका पता होता है। मान लो किसी घटना स्थल पे कोई क्राइम होता है, तो क्राइम के बाद में क्रिमिनल भाग जाता है, तो अगर उसके रगड़ से उसका हेयर या फिर उसका ब्लड सैंपल या स्किन वहाँ पे गिर जाती है तो उसको वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है और फॉरेंसिक लैब्स में ले जाकर उसकी पहचान कर ली जाती है। कैसे? इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू ही। तो अपराधी की पहचान करने में, जेनेटिक काउंसलिंग में इसका यूज़ लिया जाता है, और जो बिछड़े हुए बच्चे होते हैं उन पे कई बार ऐसे होता है, कई केसेस ऐसे आते हैं कि जो उसके ओरिजिनल पेरेंट्स होते हैं उन पेरेंट्स के अलावा कोई और ही उन पे हक जता रहा होता है, तो अपने जो पेरेंट्स होते हैं, तो खोए हुए बच्चे को अपने पेरेंट्स से मैच करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ होता है। खोए हुए पशुओं को ढूंढने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ होता है। अपराध जगत में इसका यूज़ होता है, जेनेटिक काउंसलिंग में इसका यूज़ होता है, पेटेंट में इसका यूज़ होता है, और कई टाइप की बायोटेक्नोलॉजी में कई टाइप से इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ होता है। ये हुआ आपके यूनिट 4 का टॉपिक। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पेपर मेरी तरफ से यहाँ ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं पेपर 3 स्टार्ट करवाऊँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।